हेलो हेलो। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. वीडियो इज लिटिल ब्लर। यस सर। नो प्रॉब्लम, तो करते हैं। ठीक। अब एज वी हैव डन yesterday about the strain formula, है ना, when the body is subjected to sigma 1 sigma 2 और sigma 3 acting mutually perpendicular directions। तो कल जो हमने डिराइव उसको जो कल मैं लिखा उसको 2 मिनट के हम समझ लेते हैं फटाफट कि वो मतलब किस तरह से उसका डेरिवेशन हुआ, है ना। तो बहुत आसान है कि अपना एक बॉडी है, इट इज ए क्यूबॉइड, it is a cuboid subjected to, now I am writing directly sigma 1 on this face, sigma 2, and this face sigma 3, all three are perpendicular direction, है ना। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। अब धीरे धीरे वीडियो अपना सही हो जाएगा, है ना। ऑल आर टेंसाइल, सिग्मा 1 टेंसाइल, सिग्मा 2 टेंसाइल एंड सिग्मा 3। अगर आपको लोड दिए हो और डायमेंशंस दी हो तो यू कैन इजीली एवेल्यूट वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। इट इज ओके। आपको लेंथ विड्थ और हाइट अगर दी हुई है क्यूबॉइड की तो यू मे बी इजीली कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 फर्स्ट। यस इज सर। इट ओके? ओके। नाउ इसको अपन ऐसा कह देते हैं लेंथ, इसको विड्थ और ये हाइट। क्लियर? अब ये 3 स्केच पेन अपन अलग अलग कलर में ले लेते हैं जिससे अपन को आसान रहे। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ सिग्मा 1। सिग्मा 1 के लिए लीनियर डायमेंशन कौन सी है? L, sir. सिग्मा 1 कौन सा? लेंथ। ओके, L, है ना। L. एल एल, गुड। अब देखो मैं इसमें लिख रहा हूँ ना, यू जस्ट चेक ई एल, एल फॉर लेंथ, है ना, इज इक्वल टू स्ट्रेन क्या होता है, सॉरी ओहो, पॉइजन्स रेशियो न्यू is equal to, I'm just applying the formula. Suppose sigma 2 and sigma 3 are 0, only sigma 1 is acting, तो पॉइजन्स रेशियो इज नेगेटिव, राइट। केवल सिग्मा 1 लगा हुआ है, केवल एल पे इफेक्ट आएगा अभी 2 मिनट के लिए लीनियरली, बाकी लेटरल है। तो माइनस डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा एच अपॉन एच, ये तो हो गई लेटरल स्ट्रेन, डिवाइड बाई व्हाट इज द लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन इज सिग्मा 1 बाई ई। चेक करो उसको पहले तो एक बार, ओनली सिग्मा 1 इज एक्टिंग। यस व्हाट सर। इज द इफेक्ट ऑन विड्थ एंड थिकनेस, है ना। अगर केवल हमें सिंपल चेंज इन लेंथ निकालनी हो तो सिंपली वी कैन से सिग्मा 1 अपॉन ई, इट इज सिंपली ई एल, है ना। वी कैन से हियर राइट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इट इज नथिंग बट ई एल, इट इज इक्वल टू सिग्मा 1 और बाई ई और सिंपली पी अपॉन ए ई, जो भी लोड आएगा अपने आप। बात समझ आ रही है? यस Yes, सर। sir. तो लीनियरली तो अपन सीधा निकाल लेते हैं हुक्स लॉ से, लेकिन जब इसके कारण अपन को लेटरल में इफेक्ट निकालना है तो वी हैव टू यूज पॉइजन्स रेशियो फॉर्मूला। पॉइजन्स रेशियो ये बताएगा कि लेटरल डायमेंशंस में कितना इफेक्ट हुआ है, कितना चेंज हुआ है ना। अगर केवल सिग्मा 1 लग रहा है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन विड्थ और थिकनेस, व्हाट इज द वैल्यू चेंजेस, चेंज इन विड्थ और चेंज थिकनेस, वी कैन इजीली एवेल्यूट। मैं इसमें तो लिख रहा हूँ, देखो, है ना, इसको मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ कि डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा एच बाई एच इज माइनस न्यू
सिग्मा 1 बाई ई। क्लियर? नाउ इतना ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब सपोज करो सिग्मा 1 नहीं है, ओनली सिग्मा 2 इज देयर, और सिग्मा 2 की जो डायरेक्शन है वो जा रही है अलोंग थिकनेस, राइट? तो इसको मैं कह देता हूं ई एच कह दूं, जिससे कि एच फॉर थिकनेस है ना। तो ई, अरे फिर ई लिख दिया, सॉरी। तो देखो पॉइजन रेशियो कि केवल अगर सिग्मा 2 ही एक्ट हो रहा है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अदर डायमेंशंस। अगर एच के अलोंग स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन लेंथ ऑन विड्थ। तो फिर पॉइजन They रेशियो will दिया reduce. है ना। तो अगेन, तो अब इसको, अब इसके लिए जब केवल सिग्मा 2 लगा हुआ है, केवल सिग्मा 2 लगा हुआ है, उस केस में लीनियर तो हो गया एच और लेटरल हो गया एल एंड बी। तो मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा एल बाई एल और डेल्टा बी बाई बी डिवाइड बाई, है ना। ये सिग्मा 2 के कारण बात चल रही है, सिग्मा 2। ये वाली थी ओनली सिग्मा 1, ये वाली ओनली सिग्मा 2, ओनली ओनली ओनली, है ना। इसके कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 2 बाई ई। क्लियर है? सो डेल्टा एल अपॉन एल और डेल्टा बी अपॉन बी वी कैन से इज माइनस न्यू सिग्मा 2 बाई ई। चेक इट आउट। Yes, sir. हम केवल इंप्लीमेंट कर रहे हैं फॉर्मूला, रिड्यूस केस कर करके, है ना। तीसरा वाला मैं एक अलग स्केच में लेता हूं, जैसे कि ये। अब क्या करते हैं अपन इस प्रॉब्लम के लिए, अब अपन क्या करते हैं कि ओनली सिग्मा 3 इज एक्टिंग, सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं है, केवल सिग्मा 3 हो रहा है। तो सिग्मा 3 है अलोंग विड्थ, तो विड्थ तो हो गई लीनियर डायमेंशन और लेटरल हो गई एल और एच। इसके लिए हमें पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला। तो कैसे लिखूंगा मैं फॉर्मूला? इट इज न्यू इक्वल टू बी के अकॉर्डिंग है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, सॉरी, और डेल्टा एच बाई एच। ये नेगेटिव बाहर है, ये नेगेटिव बाहर लगा हुआ है ना, ये नेगेटिव बाहर लगा हुआ है, अंदर मत डालना। डिवाइड बाई व्हाट इज सिग्मा 3 बाई ई। सिग्मा 3 मैंने, देखो मैंने लिखा है पॉजिटिव, जब मैंने कुछ भी ये साइन नहीं लगाया है, आपको दिख रहा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ऑल आर गिवन, है ना, और तीनों की वैल्यू गिवन है और तीनों टेंसाइल में, तो इसलिए ये पॉजिटिव में लेके चल रहा हूं। तो आई एम राइटिंग हियर माई डेल्टा एल बाई एल और डेल्टा एच बाई एच इज इक्वल टू माइनस न्यू सिग्मा 3 बाई। निकालिए हमने, Yes, sir. तीनों केस में निकाल लिया हमने। केवल सिग्मा 1 लगा हुआ था तो लेटरल डायमेंशन में निकाल लिया, केवल सिग्मा 2 लगा हुआ था तब लेटरल से निकाल लिया, और केवल सिग्मा 3 लगा हुआ तब भी हम लेटरल निकाली डायमेंशन। क्या चेंज आ रहा है? अब इसमें जरा समेशन करो। अब हमें निकालना है टोटल, कि भाई टोटल कितना हुआ। ये तो हमने इंडिविजुअल निकाल लिया, अब जरा टोटल तो देखिए, टोटल चेंज इन लेंथ कितना हुआ, टोटल वेट में चेंज कितना हुआ, टोटल हाइट में चेंज कितना हुआ। तो इट इज सिंपली द एडिशन ऑफ ऑल दैट। अब जरा चेक करो, इसमें देखो डेल्टा एल अपॉन एल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, डेल्टा एल अपॉन एल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। एक तो ये रहा, व्हाट इज ई एल? ई एल इज टोटल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कितना होगा? सिग्मा 1 अपॉन ई, ये तो लीनियर टर्म में आ गया। अब इनसे चेक करो, डेल्टा एल अपॉन किसके बराबर है? माइनस न्यू सिग्मा 2 बाई ई। इससे चेक करो, माइनस न्यू सिग्मा 3 बाई ई। बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir.
Yes. इस तरह से ये फॉर्मूला, अगर सपोज करो सिग्मा 2 सिग्मा 3 नहीं है, if sigma 2 and sigma 3 are 0, then what is the value of EL? Change in length upon original length is equal to simply P upon E, जो भी sigma 1 upon E, हुक्स लॉ, सिंपल। ये कहां से आए? ये लेटरल इफेक्ट से आए कि दूसरे डायरेक्शन में लोड लगे हुए हैं। बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब जरा 2 मिनट के लिए मैं निकालू, दिखना इसको, है ना, 2 मिनट चेक इट। मुझे निकालना है विड्थ में जरा कि स्ट्रेन अलोंग विड्थ, तो विड्थ में स्ट्रेन क्या होगा जो मैं लिख रहा हूं, प्लीज कीप इन माइंड, डेल्टा बी अपॉन बी, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ इज इक्वल टू स्ट्रेन, इज इक्वल टू कितना होगा? डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा बी अपॉन बी, हमें ये पता है बी जो लगा हुआ है इसकी डायरेक्शन कौन सी है? बी लगा हुआ है सिग्मा 3, बी लगा हुआ है सिग्मा 3 वाला, तो ये तो डायरेक्टली इससे अटैच हो गया। तो अब देखना, है ना, तो इट इज सिग्मा 3 बाई ई, तो डायरेक्टली अटैच है। और सिग्मा बी अपॉन बी, जरा देखो फॉर्मूला, देखो, एक तो ये रहा डेल्टा बी अपॉन बी, सॉरी, हाँ, है ना, और दूसरा कौन सा है? डेल्टा बी अपॉन बी, ये रहा। दोनों को लिखो, तो माइनस न्यू सिग्मा 1 बाई ई माइनस न्यू सिग्मा 2 बाई ई। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. So, sir, we can say that it's the total change we are calculating. Yes. Effect of, we are counting effects of all stresses, है ना? हो गया? तो इस तरह से हम स्ट्रेन निकाल लेंगे टोटल, जो Yes, भी sir. निकालना हमको, है ना? तो ये बात समझ आ गई? Yes, sir. पॉइजन रेशियो इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू उसकी रहती है हमेशा। पॉजिटिव वैल्यू, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है? Yes, sir. Yes. अब ये तो हो गया अपना पॉइजन रेशियो तक हो गया कि कैसे कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, है ना, वो सब हो गया। अब इसमें कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में होती हैं, दैट आर कॉल्ड एडिशनल प्रॉब्लम्स, एडिशनल प्रॉब्लम्स, है ना, जिनको भी जो आना चाहिए। एडिशनल प्रॉब्लम्स मीन्स, पहला किस तरह की प्रॉब्लम है? It is hinge joint, it is a rod, rod is supported by 2 wires, 1 and 2, length of wire same, length of wire same है, क्रॉस सेक्शन एरिया में डिफर, प्रॉपर्टी में डिफर, लोड इज एक्टिंग हियर, L/3, इट इज ए रिजिड रॉड, रिजिड रॉड, बेंड नहीं होगी, इट कुड नॉट बी बेंड। लेट आते हैं, क्यों आते हैं लेट, पता नहीं। ठीक है? अब इस Yes, sir. प्रॉब्लम में क्या, इस प्रॉब्लम में क्या है, पहले तो डिफाइन कर देंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज नथिंग, इट इज सिंपली a rod, rigid rod having length L subjected to load P acting at downward direction at where? At extreme right position, and the left position or the left end of the rod is pinned to the wall. मैंने वैसे बना दिया है पिन, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, इट इज अंडरस्टूड, सिंबल अगर बना हुआ है तो इसे अंडरस्टूड कि ये पिन जॉइंट हो गया, है ना। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रेस
और व्हाट इज द stress induced in wire 1 and wire 2. This rod is supported by two wires. ये wires हैं. These are wires. अब ये wires supported है ना, rod supported है by wires. रॉड बेंड नहीं होगी, रिजिड रॉड है, सीधी की सीधी रहेगी. अगर ये वायर्स नहीं होते तो रॉड का मोशन कैसा होता? व्हाट टाइप ऑफ मोशन? यस, मोशन. इट Clockwise, sir. रोटेट है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग नहीं, ये सीधा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चालू कर देती. सही है? Yes, sir. लाइक ए फिंगर. इस फिंगर का जो मोशन है ये पिन जॉइंट है, हड्डियों वाला है ना. तो अगर मैं यहाँ पर लोड लगाऊंगा तो इसकी टेंडेंसी क्या है? इट इज रिजिड. मैं नहीं कह रहा हूं इस लोड के कारण ये बैंड हो रहा है, इट इज रिजिड रॉड. बात समझ आ गई? अगर ये बैंड ही होता तो फिर इस वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती. ये बैंड नहीं है, ये एकदम Yes. स्ट्रेट रॉड है ना. इसका वेट मैं मान रहा हूँ नेग्लिजिबल है और केवल एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है नीचे. तो जब एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है तो टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इसके रेस्पेक्टिव मूवमेंट आ जाएगा. तो इट सिंपली रोटेट्स लाइक दैट. स्ट्रेट की स्ट्रेट ये घूम जाएगी, नीचे चल जाएगी, लेकिन ये स्टेबल है. द कंडीशन इज स्टेबल. तो दिस रॉड, इट इज रिजिड रॉड. कुछ भी नहीं कहा है, इसका मतलब जो है मास टू बी जीरो, है ना. और अगर मैं इसमें कह दूं इट इज द यूनिफॉर्म रॉड, समझना बात को, इट इज यूनिफॉर्म रॉड. चलो बताने के लिए, हैविंग डेंसिटी रो और इसका सर्कुलर रॉड है और डायमीटर d फाई है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट? इसका वेट कितना होगा रॉड का? अगर ऐसा लिखा हुआ यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड आते हैं मतलब ये एक यूनिफॉर्म मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, है ना. यूनिफॉर्म रॉड आते ही इसमें आ गया कि वेट कंसीडर करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. कुछ भी मेंशन नहीं है कि रिजिड रॉड इज सपोर्टेड बाय टू वायर्स एज शोन इन फिगर. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन वायर 1 and wire 2. खत्म. तो अपने मन से नहीं सोचना. अगर कुछ भी नहीं दिया है, इज अंडरस्टूड द रॉड इज रिजिड, परफेक्टली रिजिड. मास ऑफ रॉड नेग्लिजिबल. जब तक कुछ भी नहीं कहे आगे नहीं चले, है ना. अगर मुझे इसका वेट कंसिडर करवाना होगा तो आई एम गिविंग एंड आई विल प्रोवाइड यू द डेटा. डेंसिटी इसकी रो है और डायमीटर सर्कुलर रॉड है, छोटी सी पतली सी. तो व्हाट इज द वेट? तो वेट इज mg. Yes. Weight is mg. Yes, sir. Volume density into g. ये होता है वेट. Yes, sir. what is the volume? अगर सर्कुलर रॉड है तो वॉल्यूम इज π/4 d स्क्वायर एल. डेंसिटी कितनी दी हुई है? Yes, रो. जी कितना है? जी. ये लो, ये आ गया वेट. और वी कैन प्रोवाइड यू डायरेक्टली वेट 400 न्यूटन. इन एग्जामिनेशन we may provide the 400 Newton directly. The weight of the rod is 400 Newton. It is made by uniform. It is uniform rod. तो इसका मतलब ये आ जाएगा बस, यूनिफॉर्म अगर रॉड है तो इसका जो CG आएगा वो क्या आएगा? इसका CG कहां पर आएगा? अगर यूनिफॉर्म रॉड मैंने कह दी तो L/3 की कितना लेंथ L है तो L/2 पर इसका L/2. CG आ जाएगा. Is it okay or not? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
तो नाउ आई एम ड्राइंग, इसमें निकालना है मेरे को कि अगर ये रॉड स्टेबल कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में है, तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेस इंड्यूस इन वायर 1 एंड वायर 2, है ना। और जो भी जो पैरामीटर रिक्वायरमेंट है वो सब आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो फर्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, free body diagram for this rod. It is rod. Clear? External load is, Yes, sir. what is the सबसे पहले जो होती है एक्सटर्नल, आप इसमें कर लो प्रोवाइड पहले, ये P, राइट। उसके बाद में इसका CG दिया हुआ है, इसने ये कह रहा है CG भी लगा हुआ है, अपन CG भी काउंट कर लेते हैं, चलो। mg, it is L/2. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वायर 1 और वायर 2 सपोज करो इनकी लोकेशन यहाँ है। जब मैं रॉड को यहाँ नीचे पुल करूंगा तो वायर्स विल एलोंगेट और कंप्रेस्ड, Sir, elongate. ये टेंडेंसी क्या रहेगी इसकी, द वायर थोड़े से खींचेंगे, थोड़ी सी लेंथ इसकी, क्योंकि कोई भी बॉडी यूनिवर्स में परफेक्टली रिजिड नहीं है, ये पहले लेक्चर में बात हो चुकी है ना। तो थोड़ा सा इसके अंदर ये रॉड थोड़ी सी नीचे आएगी रॉड के कारण, जिससे कि वायर्स में थोड़ा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो ये रॉड जो होगी, ये जो रॉड होगी, ये क्या होगी, अब ये जो रॉड सॉरी वायर्स है ये थोड़े से एलोंगेटेड होंगे। इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो वायर के अंदर टेंशन रहेगा। और मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाऊं, आई एम ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस रॉड। So what is the direction? What should be the direction of tension in the wires? Like that, it is wire 1 तो T1, it is wire 2 तो T2। ये लो, वैसे ये शो नहीं करना चाहिए था मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर, है ना। एज पर द रूल आई डोंट वांट टू मेंशन दिस वॉल्स, ठीक है, केवल T1 T2 मेंशन रहेंगे। और लेफ्ट में आ जाओ, हिंज पे आ जाओ। हिंज की प्रॉपर्टी क्या रहती है, हिंज की प्रॉपर्टी भाई ये रहती है कि एक तो होगा RY, डायरेक्शन पता नहीं है, एक हो सकता है, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन हो सकती है, RX। द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, चेक इट। द फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट फॉर दिस रॉड। ये वाला FBD में इंक्लूड नहीं होता है, ये गलत है। मैं जो बनाया है ये केवल समझाने के लिए बनाया है ना। ये वाला ये अभी FBD केवल इसका बना हुआ है, तो इसकी जरूरत नहीं सपोर्ट की, केवल T1 T2 Yes. दिख गए। हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इन दोनों में स्ट्रेस, है ना। तो वायर खींच रहे, वायर में कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस है, इस पहले वाले में सपोज करो टेंशन हो रहा है ना। तो सिग्मा 1 इज नथिंग, क्या होता है, T1/A। व्हाट इज स्ट्रेस इंड्यूस इन वायर 2, T2/A। क्लियर? सिंपल, लोड अपॉन एरिया, Yes. रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रजिस्टिंग एरिया। तो T1/A और जस्ट होल्ड इट फॉर अ मोमेंट प्लीज। देख रहे हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू T1/A और सिग्मा 2 इज T2/A, Yes. है ना। और हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, T1 एंड T2 इज अननोन, ये निकालना है। अब कैसे निकालना T1 T2, स्ट्रक्चर है, सब कुछ बैलेंस्ड है, तो जस्ट होल्ड।
हेलो, हाँ आवाज आ रही है? Yes, sir. तो हमको इंटरेस्ट है T1 T2 निकालने में, हमको RX RY नहीं निकालना है। अब अपन थर्ड सेम की मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे, हमें तो वायर्स में स्ट्रेस इंड्यूस निकालने हैं, तो T1 T2 चाहिए। चलो, तो अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स के अंदर अगर मैं फोर्स बैलेंस करूं तो RX का कोई मतलब नहीं है, इट इज 0। अगर RY बैलेंस करूं तो कर तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। हाउ मेनी अननोन्स? 1 2 3 अननोन है। तो हाउ मेनी इक्वेशंस में रिक्वायर टू सॉल्व दिस अननोन टू गेट द अननोन्स? RX is 0, RX is 0 है ना। अननोन्स आर RY T1 एंड T2। तो 3 अननोन से हमको निकालनी है 3 इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन कौन सी है बताओ मेरे को। The summation of force is equals to 0. Total moment, summation of total moment 0. देखो, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 इज नॉट एप्लीकेबल इक्वेशन। RX इज इक्वल टू 0, RX तो वैसे काम का तो है नहीं, नहीं। इसको रिमूव कर दूं, RX को हटा दूं। Yes. अब देखो, पहली इक्वेशन मेरे पास है सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। जस्ट लिसन टू मी, पहली इक्वेशन है सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। Yes. सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी? Fz है नहीं है, नेट मूवमेंट इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? Yes, sir. तो मूवमेंट अपन इसके रेस्पेक्ट में ले लें, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RY, तो हम इसके रेस्पेक्ट में मूवमेंट ले लेते हैं। तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी। आ गई इक्वेशन? सिग्मा मूवमेंट इज इक्वल टू 0 विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? आवाज आ रही है? Yes, sir. तीसरी कहाँ है? Yes. थर्ड वाला कैसे निकालूंगा? मुझे तो 3 अननोन है इसके अंदर। अभी तो 2 इक्वेशन मेरे पास अभी हैं। मेरे पास अभी 2 इक्वेशंस हैं। Fx इज नॉट एप्लीकेबल, Fy इज ओके, नेट मूवमेंट इज ओके। 2 इक्वेशन की सहायता से मैं 3 अननोन्स को नहीं निकाल पाऊंगा। आई कुड नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल थ्रीज। इज इट ओके और नॉट? Yes. I am just generate the attendance. Please wait. अब्दुल माजिद, Present, sir. अमनदीप, Present, sir. आयुष सोनी, Present, sir. देवेंद्र सिंह शेखावत, Present, sir. दीक्षा रैना, दीक्षा रैना, दीक्षा रैना, Present, sir. ओके। हरीश गुजर, Present. हर्षिता जैन, Present, sir. जफर खान, Present, sir. कुलदीप नागर, Present, sir. निकिता गुप्ता, Present, sir. तृप्ति मीना, Present, sir. राहुल कुमार, Yes, sir. रुचि लांबा, Yes, sir. सहश मिश्रा, Yes, sir. हाँ, शुभम सिंघारिया, Present, sir. विशाल मेहरा, Present, sir. यमुनेश कौशिक। Present, sir. यमुनेश कौशिक टाइम पे आया करो क्लास में नेक्स्ट टाइम से, है ना? Yes, sir. ओके। युवराज सिंह, Present, sir. एनी अदर? और कोई है इसमें? इसका नाम नहीं लिया हो मैंने।
प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो देखो ऐसी इक्वेशन में क्या होता है भाई, मैंने इक्वेशन निकाली, मैं जस्ट लिखता हूँ उसको। है ना, मैं जस्ट इसको आपको अभी शो करता हूँ डायग्राम, ये वाला। तो एक हो गया एफ वाई, आर वाई ऊपर जा रहा है, प्लस T1 प्लस T2 इज इक्वल टू एम जी प्लस पी, फर्स्ट। सेकेंड इज मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो T1 इंटू एल बाई थ्री, check it out, T2 into 12 by 3 mg into L by 2 और P into L. Check movement directions. Check directions of movements. T1, T2, mg, PL. Movement सही है with respect to this one. Movement is okay or not? Yes, sir. सही है movement, है ना। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। तो ये हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया T1 L by 3 प्लस T2 2L by 3 इज इक्वल टू mg L by 2 प्लस PL, इक्वेशन नंबर 2। स्टिल अभी अपने पास केवल दो ही इक्वेशन अवेलेबल 1 एंड 2, और अननोन कितने अपने पास, आर वाई T1 एंड T2, ये फंस गए। अब हम सॉल्व नहीं कर सकते इसमें, एफ एक्स इज नॉट एप्लीकेबल, एफ एक्स लगाया भी तो आर एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, और एफ जेड पे तो फोर्स कोई है ही नहीं है ना। अब कैसे निकालेंगे इसको, कोई तरीका? Any method? Losing your voice, sir. Can you repeat, sir? We have only two equations, right? Equation 1 and equation 2, and the number of unknowns are 3. So as per the mathematics, we could not be able to derive expression for Ry, T1 and T2 individually. तीनों को मैं अलग अलग अगर कैलकुलेट, मैं आपको mg और p सब दे दूं वैल्यूज, तो ये वैल्यूज कैसे करूँगा कैलकुलेट, Ry, T1 एंड T2? इक्वेशन मेरे पास दो ही है और अननोन्स 3 है, दिस इज द प्रॉब्लम। इक्वेशन 2 है और अननोन्स 3 है, तो सॉल्व नहीं कर सकते इसको। सॉल्व कर सकते हैं इसको? Sir, we need one more equation. हाँ, वन मोर इक्वेशन, वी नीड वन मोर इक्वेशन एज पर द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। इक्विलिब्रियम इक्वेशन आई एम नॉट राइटिंग हियर, काम की चीज नहीं लिखते कभी भी हम लोग, ना। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर नॉट कैपेबल टू एवेल्यूट द नंबर ऑफ अननोन्स, है ना। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई 0, एफ जेड 0 और मूवमेंट 0। So these equilibrium equations are not sufficient to evaluate the value of unknowns. Unknowns may be force or movement, पता नहीं किस फॉर्म में हो सकता है ना, as per the depend on the problem. So when the equilibrium equations are not sufficient to evaluate the value of unknowns, so we may require the additional equations. We may require additional equations. That's why I am writing here the additional problem, the additional equations. These additional equations are known as compatibility equation.
कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, माइंड में इसको सेट करो। व्हाट इज द कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन? आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, क्या है ये कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन? कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन कुछ भी नहीं है, व्हेन द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस या जो भी अवेलेबल इक्वेशंस है, अवेलेबल इक्वेशंस और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर नॉट सफिशिएंट to calculate the value of unknowns. In this case, we have to apply and we have to write, we have to choose compatibility equation. These are the additional equation than equilibrium equation. इसकी जरूरत पड़ेगी हमको just to calculate the value of unknowns. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो कॉम्पिटिटिव इक्वेशन का डेफिनेशन माइंड में सेट करें। कुछ भी नहीं है। कॉम्पिटिटिव इक्वेशन कौन सी? वो इक्वेशन है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम अननोन नहीं निकाल पा रहे हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम अननोन नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्योंकि इक्वेशंस कम है। सिंपली बात यूँ है, अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कम है और अननोन्स ज़्यादा है तो ये इक्वेशन से मैं अननोन्स नहीं निकाल सकता हूँ। तो उस केस में एक एडिशनल इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। वो कितनी होंगी? डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। तो दीज इक्वेशंस आर नोन एज कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस। क्लियर? Yes, sir. And compatibility equations depends on the behavior of problem, है ना? चलो, बात समझ में आ गई? Yes, sir. है ना? अब देखो, इसमें कुछ नहीं करते अपन, ये देखो ऐसा कर लेते हैं ना समझाने के लिए। ये लो जी, रॉड ये लगी और ये लो। आई एम जस्ट एनलार्ज दिस डायग्राम, है ना? इट इज डिफॉर्मेबल बॉडी, नॉट परफेक्टली रिजिड। कहते हैं रिजिड है इसको, बट यूनिवर्स में कोई भी अवेलेबल नहीं है परफेक्टली रिजिड, डिफॉर्मेबल बॉडी। ये वायर 1 ऊपर तो वॉल से लगा हुआ है, ये तो खींचेगा ही नहीं, ये वाला खींच सकता है। देखो ये लो, चेक करो डायग्राम को। थोड़ा वीडियो ब्लर है, आ जाएगा, सही हो जाएगा। अभी 2 मिनट होल्ड कर देते। हो गया? दिख रहा है? Yes, sir. है ना? तो ये थोड़ा नीचे आ गया। तो इस पहले वायर में चेंज इन लेंथ कितना है? ये वाला। दूसरे वायर में चेंज इन लेंथ, इट इज वायर 1, इट इज वायर 2। इसमें कितना चेंज इन लेंथ है? ये चेंज इन लेंथ है। ये मुझे करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? जस्ट टू डेराइव द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। इट इज एंगल थीटा, है ना? तो जरा इसको जरा वो कर ले एक बार, कुछ टेन थीटा वैन थीटा कुछ लगाओ इसके अंदर। तो अगर मैं ये टेन थीटा ले लूं और ये वाला ट्रायंगल अगर मैं ले लूं, 2 मिनट, तो इसको कह सकता हूं डेल्टा L1 डिवाइड बाई दिस वन अपॉन दिस वन। ये कितना है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू, अब ये ट्रायंगल ले लो, ये क्या है? डेल्टा L2, चेंज इन लेंथ फॉर पार्ट 2, दिख रहा है सामने। डिवाइड बाई ये कितना है? L/3, L/3, 12/3. 12/3. एक सेकंड, होल्ड इट, होल्ड इट। जस्ट वेट, मीटिंग। होल्ड इट।
हेलो, Yes, sir. हाँ, ये फोन के कारण डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, डेल्टा L2 ये चेंज इन लेंथ ऑफ वायर 2 है ना, और ये कितना था 2L/3 2L/3. हो गया। तो ये L/3 कैंसिल आउट करो, तो ये हो गया डेल्टा L1 डेल्टा L2 इज इक्वल टू 2 डेल्टा L1। सही है Yes, sir. है ना। अब डेल्टा L2 अब अपन सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको डेल्टा L2 इज इक्वल टू 2 डेल्टा L1। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे? ये डिस्टर्बेंस इक्वेशन पे आइए, हाउ वी कैन अप्लाई। इट इज इक्वेशन 3, इसमें करना है मॉडिफिकेशन कुछ, कैसे करेंगे? डेल्टा L2 इज इक्वल टू 2 डेल्टा L1 अपने को ऑब्टेन हुआ है। देखो चेक इट, डेल्टा L1 क्या होता था फॉर्मूला, डेल्टा ना PL/A, ये होता था फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. तो ये लो, तो 40 हो गया 49 है ना, तो ये वाला वायर और ये वाला वायर ऐसे है ना। तो डेल्टा L इस फॉर्मूला इज सिंपली कहते हैं PL/A, सिंपल भी अपन ऐसा कहते हैं। अब अपन वायर 1 के लिए बात कर रहे हैं, तो वायर 1 के लिए बात करूं तो जरा पुट कर दूं कोऑर्डिनेट, डेल्टा L1 लिख दूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड ऑन 1? T1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर 1? L, ओरिजिनल लेंथ इज L अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन A1 और मटेरियल इज सपोज E1, it is delta L1। and what is delta L2? Same PL/A। what is the value of load on this wire? T2। length, original length is L, cross section area A2, suppose material is differ to E2। so we can use the equation 3, delta L2 is equal to 2 delta L1। so it is delta L2 कितना है? T2L upon A2 E2 is equal to 2 delta L1 is T1L upon A1 E1। so it is L cancel out। suppose A1 E1 is equal to A2 E2, मैं क्या कह रहा हूं? A1 E1 is equal to A2 E2। A1 E1 keep in mind, A1 क्रॉस सेक्शन एरिया, E यंग मॉडुलस, और दोनों को जब मल्टीपल कर लेते हैं दैट ए कॉल्ड एक्सियल रिजिडिटी। डिफरेंट पेन, दैट ए कॉल्ड एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी E1 दोनों की एक्सियल रिजिडिटी सेम है। एक्सियल रिजिडिटी सिंपली होती है AE/L, सिंपल ये है। क्या होता है एक्सियल रिजिडिटी? इसको तुम्हारा देख लो कि E होता है PL/AE, तो AE/L क्या होगा? AE/L इज P इधर आ गया, L आ गया, तो P अपॉन डेल्टा L। चेक करो, सही है फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज एक्सियल रिजिडिटी? एक्सियल रिजिडिटी इज नथिंग load required to produce unit change in length of the body।
दैट इज एक्सियल रिजिडिटी। तो अगर एक्सियल रिजिडिटी दोनों की सेम है तो A1 E1 E2 कट गया, तो क्या बच गया, ये बच गया T2 इज इक्वल टू 2T1। इट इज इक्वेशन 4। सो नाउ इक्वेशन अपने पास देखो T1 T2 है, T2 या 2T1 है ना। नाउ वी कैन यूज इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1 T2। आ गया? Yes, sir. क्यों आर वाई के Yes, sir. चक्कर में पड़े? हमें इक्वेशन 1 में हमें आर वाई निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्यों इस इक्वेशन क्यों ले, हम छोड़ दो इसको, लिख दिया हमने एफ वाई इज इक्वल टू 0 करने के लिए, बस भाई काम की कुछ नहीं है ना। सिंपल मूवमेंट इक्वेशन लगाई और एक कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन लगाई और T1 T2 आ गया अपने पास, है ना। तो T1 T2 आने के बाद में ये T1 आ गया, ये T2 आ गया। तो व्हाट इज द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन वायर 1? T1 by A1. Stress induced in wire 2, T2 by A2. What is the strain in wire 1? Sigma 1 by E1. What is the strain in wire 2? Sigma 2 by